ईरानी सुरक्षा बल के द्वारा ठीक तरह से हिजाब नहीं पहनने के कारण उसे हिरासत में लिया जाता है। विश्व भर की महिलाएं साथ आ जाती हैं और अपने बाल काटती हैं और हिजाब को आग लगा देती हैं। ईरानी सैन्य बलों द्वारा यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट संख्या 752 को क्रूज मिसाइल से गिरा दिया था, जिसमें सभी 176 नागरिक मारे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यह कहावत सार्थक हो गई है कि जिस ओर जेनजी चलता है उस ओर जमाना चलता है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ और वहां सत्ता परिवर्तन हुआ। सितंबर 2025 में नेपाल में भी जेनजी ने वहां की सत्ता को उखाड़ फेंका। यही आग जब अफ्रीका कॉन्टिनेंटल की तरफ जाती है और सितंबर 2025 में मेडागास्कर में जेनजी वहां की सत्ता को उखाड़ देते हैं और इसी आग की चपेट में अब ईरान आ चुका है। ईरान में भी जेनजी आंदोलन की शुरुआत 28 दिसंबर से हो चुकी है। यह आंदोलन वहाँ की थियोक्रेसी राष्ट्र इस्लामिक सरकार के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हो रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी इन प्रदर्शनों का एकमात्र कारण नहीं है। इसके पीछे इस्लामिक गणराज्य की तानाशाही, मानवाधिकारों का उल्लंघन और इस्लामिक कट्टरपंथी सोच के प्रति भारी गुस्सा है, जैसा कि 2022 के मासा अमीनी आंदोलन में देख चुके हैं। मासा अमीनी कौन है दोस्तों, इसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। महंगाई की मार ऐसी पड़ रही है कि आज के दिन $1 खरीदने के लिए आपको 1 मिलियन ईरानी रियाल से ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे और हर सप्ताह खाने की कीमतें दुगनी हो जाती हैं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट है। लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ ईरान में ग्रांट बाजार से व्यापारियों और तेहरान की यूनिवर्सिटी से जेनजी के बीच फैलकर यह आंदोलन अब ईरान के छोटे और बड़े शहरों तक इस इस्लामिक सत्ता को हटाने के लिए फैल चुका है। इन आंदोलनों को दबाने के लिए ईरानी सर्वोच्च नेता खामेनेई और शासन के आदेश पर बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ है। जैसे सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 5000 नागरिक और 500 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि ब्रिटेन के संडे टाइम के अनुसार चिकित्सा कर्मियों ने बताया कि लगभग 18,000 लोग मारे जा चुके हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार 3 लाख लोग घायल हैं और 1000 से ज़्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, जो 1979 के इस्लामिक क्रांति के सत्ता परिवर्तन के बाद सबसे अधिक है। दोस्तों, पहले यह आंदोलन नेतृत्वहीन था, पर ईरान के निर्वासित शाह ने अमेरिका से ईरान में आंदोलनों और प्रदर्शनों को जारी रखने की अपील की है। अगर यह सत्ता गिर जाती है तो वह अंतरिम शासन का नेतृत्व करने को तैयार है। उनके द्वारा 100 दिनों की अंतरिम प्रशासन योजना भी प्रस्तुत की है। पर दोस्तों, इन आंदोलनों की जड़ें गहरी हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी सोच और धार्मिक रूढ़िवादिता अधिनायकवाद वाली सत्ता को उखाड़ना चाहती हैं। ईरानी सर्वोच्च लीडर खामेनेई के खिलाफ ऐसे आंदोलनों की शुरुआत साल 1999 के ईरानी छात्र विरोध प्रदर्शन से हुई। 2009 में ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अहमदी-नेजाद की जीत हुई और विपक्षी उम्मीदवार आमिर हुसैन मुसैदी और मेहदी करोबी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए और विपक्षी उम्मीदवारों ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। इसके बाद 2011 में फिर प्रदर्शन हुए और फिर साल आता है 2019। नवंबर में सर्वोच्च नेता खामेनेई और ईरानी सरकार को सत्ता से बेदखल करने की मांग को लेकर 15 नवंबर 2019 को शांतिपूर्ण सभा के रूप में विरोध प्रदर्शन हुए, जो कुछ ही घंटों में यह प्रदर्शन ईरान के 21 अन्य बड़े शहरों तक फैल गए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन प्रदर्शनों में 2000 लोगों के मारे जाने की खबर थी। 6 दिन तक देश में इंटरनेट बंद रहा। प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक गणराज्य को स्थापित करने वाली सर्वोच्च नेता रोहिला खोमेनी की मूर्तियां तोड़ दी। इन प्रदर्शनों का दमन करने के लिए शासन ने बड़े पैमाने पर सैन्य बलों का प्रयोग किया था। यह प्रदर्शन अन्य प्रदर्शनों की अपेक्षा ईरान व्यापी था। दोस्तों, यह प्रदर्शन नवंबर 19 में हुए थे, इसलिए इन प्रदर्शनों को खूनी नवंबर भी कहा जाता है। दिसंबर में इस आंदोलन को दबा दिया गया, परंतु जनवरी 2020 में ईरानी सरकार की बढ़ती दमन नीति के खिलाफ इन प्रदर्शनों की शुरुआत हो जाती है। जब यह प्रदर्शन चल रहे थे तो एक दुखद घटना सामने आती है, जिसमें ईरानी सैन्य बलों द्वारा यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट संख्या 752 को क्रूज मिसाइल से गिरा दिया था, जिसमें सभी 176 नागरिक मारे जाते हैं। फिर साल आता है 2022। दिन था 14 सितंबर को एक कुर्दिश लड़की मासा अमीनी, जिसकी उम्र 22 वर्ष होती है,
ईरानी सुरक्षा बल के द्वारा ठीक तरह से हिजाब नहीं पहनने के कारण उसे हिरासत में लिया जाता है, जिसे हिरासत में पीटने पर गंभीर चोट आती है और 16 सितंबर को मासा अमीनी की मौत हो जाती है। दोस्तों, साल 1979 से खुमैनी सत्ता में आया है, तब से महिलाओं की आज़ादी पर पाबंदी लगाना शुरू हो गया था। सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के बालों को सख्ती के साथ ढकना अनिवार्य कर दिया था। इस कानून में अगर कोई महिला सार्वजनिक स्थान पर कानून का उल्लंघन करती है तो उसको 74 कोड़ों की सजा दी जाती थी। साल 2013 से 2021 तक रहे उदारवादी राष्ट्रपति रूहानी के कार्यकाल में हिजाब कानून में थोड़ी ढील दी गई थी, पर उनके उत्तराधिकारी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हिजाब कानून और सख्त तौर पर लागू कर दिए। जब अमीनी को 2 महीने बाद गृहनगर साकेत में दफनाया गया तो विरोध में वहाँ की कुछ महिलाओं ने हिजाब उतार दिए और यह प्रदर्शनकारी महिलाएं राज्यपाल कार्यालय की तरफ बढ़ती हैं तो सुरक्षा बलों के द्वारा इन पर गोलियां चला दी जाती है। इस घटना के विरोध में विश्व भर की महिलाएं साथ आ जाती हैं और अपने बाल काटती हैं और हिजाब को आग लगा देती हैं। ऐसे विरोधों की श्रृंखला शरिया कानून और सख्त हिजाब ड्रेस कोड को चुनौती देने के लिए साल 2024 में ईरान की राजधानी तेहरान में इस्लामिक आज़ादी यूनिवर्सिटी में एक महिला हिजाब के साथ सारे कपड़े उतार देती है और नग्न अवस्था में प्रदर्शन करती है। दोस्तों, 1979 के इस्लामिक गणराज्य ईरान में स्थापित होने के बाद महिलाओं पर पाबंदी, मानवाधिकारों के हनन और हिजाब पर कई प्रदर्शन हो चुके हैं। इन प्रदर्शनों में 2019 का प्रदर्शन सबसे हिंसक था, जिसमें 2000 लोगों की मौत हुई, परंतु वर्तमान प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरानी सरकार निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग कर रही है। वर्तमान में ईरान के अंदर मानवाधिकार का हनन हो चुका है। ईरानी जनता की सुरक्षा एवं मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने की जरूरत है। दोस्तों, अभी देखना होगा कि ईरान के मानवाधिकार और सुरक्षा के लिए यूएन क्या कदम उठाता है।